हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमारा बाकी था थर्मोकेमिकल इक्वेशन से। सो देखते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या होता है, कोई इक्वेशन जैसे क्या कोई रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के मोल्स होते हैं। तो जब भी हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करें, थर्मोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, तो हमें बात करनी है मोल्स की। जैसे अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, कंबशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का कंबशन होता है C2H5OH, ठीक है। इसका कंबशन होगा ऑक्सीजन O2, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CO2 एंड H2O। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2CO2, यहाँ पे H कितने, यहाँ पे 6H है, 3H2O। टोटल ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 2 2 4 6 4 3 7। आपको यहाँ क्या करना है, ये बनेगा, बैलेंस कर लो इसको, ये बनेगा 3/2 बन सकता है, 6/2 कर दो तो भी 6/2 नहीं, 7/2 भी कर सकते हैं। इसको सीधे बैलेंस कर लो, ठीक है। C2H5OH, 2CO2, यहाँ पे OH, यहाँ पे 6, ये बनेगा 3, यहाँ पे कितने 7, वहाँ पे कितने 7। चलो ठीक है, ये हो गया बैलेंस। अभी ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है, ये इथेनॉल। इथेनॉल का कंबशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होगा, CO2 गैस बनेगी एंड H2O भी लिक्विड बनेगा। गैस लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड। जब भी हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तब हमेशा क्या करना है, हम लोग को एक चीज़ मेंशन करना है कि जो रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है उनका स्टेट क्या है, लिक्विड है, गैस है, गैस है, लिक्विड है। इस तरह से हमको मेंशन भी करना है। अभी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एंथैल्पी, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रही है। भाई कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, तो डेल्टा RH। रिएक्शन एंथैल्पी के बारे में आप लोग सब जानते हो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, वी विल गेट द रिएक्शन एंथैल्पी। तो डेल्टा RH इसकी वैल्यू है -1367 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो दिस इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जहाँ पे क्या हो रहा है, एंथैल्पी चेंज, एक हमको वैल्यू मिल रही है -1367 किलो जूल पर मोल। ये माइनस मिल रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होना हम लोग एनर्जी किस फॉर्म में देखते हैं, हीट फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब इथेनॉल जलेगा तो क्या होगा, कंबशन होगा तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इसको वर्ड हीट, यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। ये सारे हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन नॉन एज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। लेकिन थर्मोकेमिकल इक्वेशन में मेन जो हमको पॉइंट और क्या देखना है यहाँ पे, कि जो हम लोग यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री यूज कर रहे हैं, जैसे हमने इक्वेशन क्या कर दी, सबसे पहले इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस। एक बैलेंस इक्वेशन हो रही है, एक बैलेंस इक्वेशन में जो एनर्जी चेंज आ रहा है, जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, ठीक है ना, इट्स ऑल नॉन एज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बट यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री होती है, इट्स नॉट अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इट्स अ नंबर ऑफ मोल, इट्स नंबर ऑफ मोल। जैसे ये भी क्या हो जाएगा, 2 मोल्स 3 मोल्स। एनर्जी भी जो बनेगी, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो भी क्या आएगा, किलो जूल पर मोल के हिसाब से बनेगा। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन जनरली हम लोग जितने भी रिएक्शन लिखेंगे फ्यूचर में, जितने भी रिएक्शन हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, दिस ऑल आर इंक्लूड इन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जहाँ पे क्या हो रहा है, एंथैल्पी चेंजेस आ रहे हैं। तो दिस इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन में बस इसको मॉलिक्यूल नहीं समझना है, दिस इज द मोल्स, दिस इज ऑल्सो मोल, दिस इज ऑल्सो मोल्स। एंड एक पॉइंट बनता है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन इसमें क्या हो, जब स्टैंडर्ड स्टेट हो ना, तो ये वाला इस तरह से भी लिख सकते हैं,
सब तब स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो आपको पता ही है, हमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो हमको पता ही क्या होता है कि ऑल जो रिएक्टर या प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। तब क्या बन जाता है, वो क्या कहलाएगा, वही जो रिएक्शन एंथैल्पी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बन जाएगी। तो यही हम लोग ने क्या, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कंसीडर करते हैं और उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी हो सकती है। देखो किसी रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी हो सकती है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे यहाँ पे नहीं क्या, बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, रिएक्शन Fe2O3, राइट। यहाँ पे लिख दिया है H2, इससे क्या बन रहा है, Fe सॉलिड बन रहा है प्लस H2O बन रहा है, H2 बन रहा है लिक्विड, ये हो जाएगा सॉलिड, ये होगा गैसियस फॉर्म, राइट। ये एक रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग को इस रिएक्शन की प्रॉपर एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। हमको क्या करना है, इस रिएक्शन की प्रॉपर एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। तो एंथैल्पी फाइंड आउट करते तो क्या करते हैं हम लोग, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अभी ये रिएक्शन हो रही है, सपोज हमको कैसे कंसीडर करना है, रिएक्शन कैसे हो रही है, स्टैंडर्ड स्टेट में हो रही है, मतलब सब क्या है, अपने एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में, ये हमको कंसीडर करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो हम लोग को नहीं क्या, इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। लेकिन सबसे पहले देखो क्या इसको बैलेंस किया है हम लोगों ने, बैलेंस नहीं किया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। Fe3 यहाँ पे लगा दो 3, ठीक है, ये हो जाएगा 2, हाइड्रोजन बैलेंस है 3H2 3। अभी क्या हो जाएगी, टोटल रिएक्शन क्या होगी, ये बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है। अब इसमें हम लोग को देखना है एंथैल्पी चेंजेस, राइट। तो हम लोगों ने एक टेबल देखा होगा, ठीक है। हम लोग क्या देखना है, हम लोग को कुछ फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी हम लोग देखेंगे Fe की फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको पता है डेल्टा FH, ठीक है। Fe की फॉर्मेशन एंथैल्पी हमको देखनी है, तो Fe की फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है 0। आप अगर बुक में एक टेबल दे रखा है उसमें फॉर्मेशन एंथैल्पी के बारे में देखा है, Fe की फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है 0, Fe सॉलिड, राइट। डेल्टा FH ऑफ H2 की भी क्या होती है, H2 की होती है 0। इन दोनों की फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है 0। यानी अगर हम लोग को एंथैल्पी चेंज देखना है तो हम लोग क्या देखना है, एंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट में तो चलो इसके एंथैल्पी तो 0 ही है, एंथैल्पी H2 की माइनस एंथैल्पी ऑफ Fe2O3। तो H2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी है, H2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी हम लोग देखते हैं, एंड हमको फॉर्मेशन एंथैल्पी देखो H2 की देखनी है एज वेल एज हमको फॉर्मेशन एंथैल्पी देखनी है Fe2O3 की, ठीक है। H2O कहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट में, Fe2O कहाँ पे, Fe2O3 कहाँ है, रिएक्टेंट में। चलो H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी है, H2O की टेबल में दे रखा होगा। H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी इस टेबल में आपको दिखाई देगी, ये है H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी। और एज वेल एज हमको किसकी देखनी फॉर्मेशन एंथैल्पी, Fe2O3 की। Fe2O3 अपना क्या है, वहाँ पे रिएक्टेंट है, Fe2O3 रिएक्टेंट है, एंड H2O क्या है, प्रोडक्ट। Fe2O3 क्या है, रिएक्टेंट, H2O क्या है, प्रोडक्ट। तो चलो प्रोडक्ट माइनस हमको रिएक्टेंट की क्या करनी है, एंथैल्पी माइनस करनी है। जब इसकी एंथैल्पी देखा हम लोगों ने, किसकी एंथैल्पी कितनी है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ से, इसके -285 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल है, राइट। इसकी कितनी है, Fe2O3 की है -824.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। हमको देखो एंथैल्पी क्या करनी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी हम लोग को निकालनी है। तो हमको क्या मिल जाएगी, रिएक्शन एंथैल्पी मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट में तो ये Fe एंड H2 तो क्या हमको पता है, प्रोडक्ट में Fe 0, रिएक्टर में H2 0। बस क्या करना है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी यानी H2 की माइनस क्या करना है हम लोग को, Fe2O3 की एंथैल्पी माइनस करनी है। तो देखो, तो यहाँ पे जब एंथैल्पी हम लोग फाइंड आउट कर ही रहे हैं, रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक है, रिएक्शन एंथैल्पी, अब इसको हम लोग बोल देंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी हम लोग इंक्लूड किए थे, फॉर्मेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। हालांकि रिएक्शन एंथैल्पी भी
यही रहेगी एफ एच। ठीक है, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी कंसीडर करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन एंथैल्पी, राइट। इसको हम लोग नंबर देते हैं 1 फोर्स। ये मैं बताऊंगा आपको क्यों इसको हम लोग अलग रखते हैं। देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या करना है हम लोग को, H2O, राइट। H2O कितनी भैया, 3 मोल H2 है। इसके आगे क्या लगना है 3। H2 की एंथैल्पी कितनी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी -285 किलो जूल पर मोल माइनस Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 कितना है, Fe2O3 सिंगल है, चलो सिंगल है Fe2O3, तो उसके आगे तो कुछ नहीं आएगा, कोएफिशिएंट -824 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू बन रही है, इसकी जो वैल्यू बन रही है डेल्टा एफ एच, इसकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है -33.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू इसकी बन रही है, बट ये वैल्यू बन रही है, बट दिस इज नॉट, ये जो वैल्यू जो बन रही है यहाँ पे क्या कर रहा है हम लोगों ने, यहाँ पे क्या किया हम लोग, कोएफिशिएंट जो है, जो मोल्स है 3H2 2Fe 3H2, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल्स को कम से कम करना है, कम से कम कोएफिशिएंट करना है। तो कम से कम कोएफिशिएंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मुझे लगता है पूरे के पूरे को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। पूरे रिएक्शन क्या कर दो हम लोग 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो 1/2, इसको 1/2, 3/2 हो जाएगा, ये 2/2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, ओनली Fe बचेगा, ये क्या बनेगा 3/2। तो ये जो रिएक्शन है ये अपने मिनिमम मोल में आ जाएगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपनी मिनिमम मोल किस में आ जाएगी, 1 मोल में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है 1 मोल Fe जो बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है अभी 1 मोल Fe फॉर्म हो रहा है, और हाँ, और क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग 1.5 मोल H2 फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज द 1 मोल के लिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इस सिचुएशन में क्या करना होगा, हम लोग सिंपली क्या करना है, सेम फॉलो करना है हमें। इस सिचुएशन में हमको सेम ये रिएक्शन फॉलो करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग्स। आयरन, ये आयरन एंड H2 का तो 0 ही है, सो इसका तो इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे 3/2 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 1/2। फिर ये वाले सेम यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पे अप्लाई करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे जो अप्लाई करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा 3/2। ठीक है, कर ही लेते हैं, 3/2 -285 -284/2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू मिलेगी इसकी आधी मिलेगी, 16.6 किलो जूल पर मोल, 16.6 किलो जूल पर मोल। इसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं 2। ठीक है, तो 2 क्या है भैया, डेल्टा F1H इज इक्वल टू 2 क्या है, 2 हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा FH1, सॉरी ये मिल जाएगी मिनिमम मोल 1 मोल के लिए। ठीक है, ये क्या मिल जाएगी 1 मोल के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा FH2 है, और यहाँ पे क्या है डेल्टा FH1। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों क्या है, डेल्टा F2 जो है ये क्या है, इससे आधा है, राइट। तो हम लोग इसे इक्वल में भी कर सकते हैं, H इंटू 2 कर दो। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू किसकी मिल जाएगी हम लोग को, डेल्टा F1 की हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज द थर्मोकेमिकल्स इक्वेशन। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली है। अभी जो नेक्स्ट है हम लोग को देखना है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर रिवर्स जाती है तो क्या होता है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन देखो, अभी कोई रिएक्शन कैसे हो रही है, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया बन रहा है, N2 हाइड्रोजन एंड ये बन रहा है अमोनिया। ठीक है, इसके जो एंथैल्पी है, इसकी जो एंथैल्पी की वैल्यू है, रिएक्शन एंथैल्पी -91.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सिंपली क्या रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मिक्स हो रही है, क्या बन रहा है
अमोनिया गैस बन रही है। जी लगा देना जहाँ पे भी, क्योंकि गैस है, ठीक है। ये रिएक्शन एंथैल्पी हम लोग को मिल गई। अगर हम लोग इसी रिएक्शन को रिवर्स करें, यानी अभी हमको क्या करना है, पहले हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया बना दिया। अगर हमें अमोनिया से हमको क्या बनाना है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अमोनिया से क्या बनाना है हम लोग को, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एट दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा आर एच इज इक्वल टू प्लस 91 किलो जूल पर मोल। जब रिएक्शन रिवर्स होती है, जब रिएक्शन रिवर्स होगी, एंथैल्पी की साइन भी क्या होगी, रिवर्स। यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच रिएक्शन होकर माइनस एंथैल्पी आ रही है, यानी दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हो रही है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, यानी हीट इवॉल्व कर लेगी। बट इन दिस रिवर्स केस हमको अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाना है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, एंथैल्पी पॉजिटिव में रहेगी, एंथैल्पी की साइन चेंज हो गई। मतलब हमने ये वाली एंथैल्पी कैलकुलेट कर ली, इतनी एनर्जी मिली। अगर हम लोग यही अमोनिया अगर हमको नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना था, हमको इतनी एनर्जी, उसको सेम उतनी एनर्जी हमको क्या करनी पड़ेगी, अमोनिया को देनी पड़ेगी। यानी अमोनिया को हमको इतनी हीट देनी पड़ेगी, इतनी एंथैल्पी जितनी, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। तो रिएक्शन जब रिवर्स करते तो एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। माइनस में थी तो पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, देखो हेस लॉ बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। कांस्टेंट हीट समेशन, हेस लॉ ऑफ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जब कोई रिएक्शन हो रही है, देखो कोई रिएक्शन हो रही है, डायरेक्ट स्टेप में हो रही है, फर्स्ट स्टेप में हो रही है। सपोज मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ ए मेरा रिएक्टेंट है और यहाँ से बन रहा है बी मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। ए क्या है, दिस इज माय रिएक्टेंट एंड दिस इज माय प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हमें मिल रही है वो है डेल्टा आर एच, ठीक है। ये हो गया एक रिएक्शन। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी जो रिएक्शन ये जो है, रिएक्टेंट ए टू क्या बन रहा है, बी प्रोडक्ट बन रहा है। इसी रिएक्टेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी रिएक्शन को मैं मल्टीपल स्टेप में ट्राई कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले ए से क्या बनाऊंगा मैं, सबसे पहले ए से मैं जेड बना दूंगा, जेड नहीं कुछ दूसरा ले लेते हैं। ए से मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले ए से बनाऊंगा ई बना दूंगा, ठीक है। फिर ई से क्या बनाऊंगा मैं, डी बनाऊंगा, और फिर डी से क्या बनाऊंगा, बी बना दूंगा, ठीक है। ये हो रहा है। तो यहाँ पे जो दो बीच में जो आ रहे हैं, यहाँ पे जो बीच में दो आ रहे हैं दो, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। और ये क्या है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल स्टेप वाइज रिएक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट ए टू बी बन रहा है, कैटालिस्ट यूज कर लिया कोई स्पेशल, तो डायरेक्ट ए टू बी बन रहा है। एक अदर रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ए लिया, ए से ई बना, फिर ई से डी, और ठीक है डी से के बाद बी बना। तो प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट सेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है। तो होता यूँ है कि यहाँ से अगर यहाँ पे जाएंगे, जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो सपोज हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा H1। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा H2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा H3, ठीक है। रिएक्शन एंथैल्पी क्या हो रही है, A टू E, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, राइट। अभी क्या होगा, अगर हम लोग को सीधा यहाँ से इसकी जो ऑल ओवर एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का समेशन करना पड़ेगा। डेल्टा 1H प्लस डेल्टा 2H प्लस डेल्टा 3H। इसका अगर हम लोग समेशन करते हैं,
डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इसका अगर हम लोग समेशन करते तो हमको मिल जाती है यहाँ से, यानी A टू B की, यहाँ से A टू B की हम लोग क्या मिल जाती है, रिएक्शन एंथैल्पी। ठीक है, तो हेस ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए इसने प्रैक्टिकली कि जो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में भी हो सकती है और अनदर स्टेप में भी हो सकती है, यानी 2-3 अलग अलग स्टेप से होकर प्रोडक्ट बन सकती है। तो इस तरह के उन्होंने रिएक्शंस ट्राई की और ट्राई करने के बाद देखा उन्होंने कि जो एंथैल्पी जो आ रही है ड्यूरिंग द स्टेप, जो एंथैल्पी बन रही है इंटरमीडिएट के ड्यूरिंग जो एंथैल्पी चेंजेस आ रही है, उनका अगर समेशन करते हैं तो वो एंथैल्पी डायरेक्ट बनने वाले प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू डायरेक्ट बनने वाले प्रोडक्ट क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। इनका समेशन कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो, या डायरेक्ट बन रही जो एंथैल्पी चेंज आ रही है वो स्टेप पर जाओगे सेम प्रोडक्ट बन रहा है, स्टेप पर जाओ सेम प्रोडक्ट बन रहा है, एंथैल्पी चेंज जो आएगा, रिएक्शन एंथैल्पी चेंज जो आएगा वो डायरेक्ट बनने वाले से क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। मतलब आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हो, चाहे किसी भी स्टेप से गुजरे हो आप, एंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी स्टेप फॉलो कर लो। तो दिस इज नॉन एज अ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कोई एग्जांपल है इसका। तो हाँ, एक एग्जांपल ग्रेफाइट वाला बहुत बढ़िया एग्जांपल कि हेस लॉ तो मिल गया हम लोग को, लेकिन हेस लॉ का अभी एप्लीकेशन कहाँ पे हेस लॉ अप्लाई हो पाएगा, कि हेस लॉ ने चलो ये तो बता लिया, तो अब हम लोग इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग को किसी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज हमको नहीं पता कर सकते, कुछ ऐसी रिएक्शन जिसके एंथैल्पी चेंज हम लोग डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, तो उस टाइम हम लोगों ने हेस लॉ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखो एक रिएक्शन यहाँ पे ग्रेफाइट, कार्बन ले लिया है, कार्बन फ्रॉम ग्रेफाइट, ओके, डायमंड के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा, ग्रेफाइट की रिएक्शन करा दी है O2। और ज़्यादा कंफ्यूजन तो है नहीं, सिंपली आपको पता है कंबशन रिएक्शन दिखाई दे रही है, ग्रेफाइट को जला दो, क्या बनेगा भाई, ग्रेफाइट को जलाएंगे तो CO2 बनेगा। ठीक है, ग्रेफाइट को जला दो CO2 बनेगा, CO2 गैस। ठीक है, ग्रेफाइट को जलाएगा तो क्या बनेगा हमारा, CO2 गैस। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, हाफ मोल ऑक्सीजन लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अगर हाफ मोल ऑक्सीजन लेते हैं तब हाफ मोल ऑक्सीजन लेंगे तो ये जो बनेगा, ये बनेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बट जब हम ग्रेफाइट ले रहे हैं तो ग्रेफाइट का 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल में आप समझ ही सकते हैं कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये हाफ मोल ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाफ मोल में आप समझ सकते हैं कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब इस तरह की रिएक्शन होती है ना, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बने, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ज़्यादातर क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, ये हम लोग क्या बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन साथ साथ CO2 बनने के भी चांसेस होते हैं और बनती भी है, और इसको बोलते हैं हम लोग माइनर प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएगी, माइनर प्रोडक्ट। एट दिस सिचुएशन जो एंथैल्पी चेंज हमको देखना है, एंथैल्पी चेंज किस में देखना है हम लोग को एंथैल्पी चेंज देखना है कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एंथैल्पी चेंज, प्रॉपर रिएक्शन एंथैल्पी चेंज तब फॉलो होगा जब ये CO2 नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ एंथैल्पी तो अगर हम लोग यहाँ पे एंथैल्पी चेंज काउंट कर भी लेंगे, एंथैल्पी चेंज यहाँ पे काउंट कर भी लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, CO के साथ CO2 भी है, यहाँ पे CO के साथ क्या है, CO2 भी है, तो हम लोग प्रॉपर ग्रेफाइट प्रॉपर कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड के एंथैल्पी हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में कैसे क्या करें, तो इस सिचुएशन में हम लोग हेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो हेस लॉ में, यहाँ पे हम लोग हेस लॉ कैसे अप्लाई करें वो देखते हैं। हम लोग क्या करना है, अगर हम लोग क्या करें, CO2 की CO2 की हम लोग एंथैल्पी पता चले तो वो एंथैल्पी इसमें से माइनस करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन से समझते हैं। ये आपको क्लियर है, एक रिएक्शन ड्रॉ कर, एक देखो, एक रिएक्शन होगी, ये माइनर प्रोडक्ट है, इसको हम लोग फिलहाल के लिए इग्नोर करना है। यहाँ पे ये काफ़ी कम क्वांटिटी में बनती है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर एंथैल्पी चेंज हमको नहीं मिलने वाला। तो एक दूसरी रिएक्शन है, लेट अस कंसीडर ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो भी है, यहाँ पे बनेगा O2, ये बनेगा CO2, ये हो जाएगी। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज देखो, ये जो है ना ग्रेफाइट से ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के चांसेस नहीं है। क्यों चांसेस नहीं, यहाँ पे देखो ग्रेफाइट से O2 ले लो,
कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्योर फॉर्म में हम लोग को मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के चांसेस यहाँ पे बनने थोड़े कम हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर स्टेबल दैन कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन को अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिल ही रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर किसी बंद कमरे में आप दिया या मोमबत्ती जला लेते हो तो अगर पूरा कमरा अगर पैक है तो कमरे में क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। तो मोमबत्ती जलेगी। अगर पूरी रात जल रही है तो पूरी रात तो मोमबत्ती या दिए जो होंगे कमरे की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी CO2 क्या बनेगा? CO2 बनेगा। लेकिन जब कमरे की ऑक्सीजन कम हो जाती है तो CO2 नहीं बनेगा, तब जाके CO बनेगा। जब ऑक्सीजन कम होती है तभी क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यानी ऑक्सीजन कम होगी तभी क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अदरवाइज ऑक्सीजन ज़्यादा है, दे ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी वेरी हाईली हजार्डस गैस। अगर किसी बंद कमरे में कोई बंद कमरे में पूरा पैक कमरा अगर आप रखते हो और वहाँ पे कोई मोमबत्तियाँ दिया जला देते हो और पूरी रात भर चलते, मतलब 4-5 अगर मोमबत्तियाँ जला दो और पूरी रात भर अगर वो चले तो और आप उसी कमरे में अगर सो रहे हो, क्या होता है कि अगर आप किसी कमरे में सो रहे हो, उस कमरे में मोमबत्तियाँ भी जल रही है, कमरा पूरी तरह से पैक है, ऑक्सीजन बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही है, अंदर की ऑक्सीजन क्या करेगी? मोमबत्तियाँ यूज़ करेंगी, जितने भी कैंडल से क्या करेगी? अंदर की ऑक्सीजन यूज़ करेगी और CO2 बनाती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कमरे की ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, तब वो कैंडल्स क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। और आप उसी कमरे में सो रहे हो तो आप सोते सोते ही आपकी डेथ हो सकती है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज नहीं बताता कि मतलब इट्स लाइक अ पीसफुल डेथ। बहुत से लोग कमरे में आग लगने के चलते ही मर जाते हैं, बिकॉज अब वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी हाजार्डस गैस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? ग्रेफाइट से ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन क्या बनेगा? 100% CO2 बनेगा। और दूसरे स्टेप में देखेंगे हम लोग तो CO प्लस हाफ O2, ये क्या बनेगा? CO2, ठीक है। ये दो रिएक्शन यहाँ पे। अब इन दो रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग ने क्या ग्रेफाइट टू कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकालनी है? यहाँ पे हम लोग को एंथैल्पी चेंज निकालनी है, यानी फाइंड आउट करनी है। और ये हम लोग क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? बिकॉज यहाँ पे CO2 बन रहा है, दैट इज वाई हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलो C2O2 CO2 बन रहा है, इसके एंथैल्पी चेंज कितनी आ रही है? डेल्टा RH। इसकी एंथैल्पी चेंज आ रही है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज 393.5 माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। इसकी एंथैल्पी चेंज आ रही है 393.5 किलो जूल पर मोल। इसकी एंथैल्पी चेंज आ रही है, CO माइनस 283 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दो रिएक्शन होगी यहाँ पे। हम लोग को क्या करना है? अगर हम लोग क्या करें, ये वाले रिएक्शन हम लोग क्या करें? उल्टा अगर लिख दे तो हम लोग इस रिएक्शन को थोड़ा उल्टा लिख दो। CO2 ये वाले रिएक्शन है, ये वाले रिएक्शन हम लोग किसको उल्टा रखे? ये वाले रिएक्शन को उल्टा रख दो। CO2 रिएक्टेंट हो जाएगा। CO2 से हम लोग क्या बनाया? CO प्लस हाफ O2। तो जब हम लोग रिएक्शन रिवर्स करते हैं तब जो एंथैल्पी के क्या हो जाती है? साइन चेंज हो जाती है, जो अभी बताया मैंने। तो 283 है तो प्लस 283 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिए? ये वाले रिएक्शन क्या कर दिए? इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, रिएक्शन नंबर, ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है और ये रिएक्शन नंबर स्टार समझ लो, ठीक है। ये रिएक्शन नंबर स्टार। तो रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 को हम लोग रिवर्स करते हैं, हमको एंथैल्पी मिल गई प्लस 283 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इस रिवर्स रिएक्शन और ये वाले रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? समेशन करेंगे और हमको मिल जाएगा ये वाले रिएक्शन के एंथैल्पी। देखो कैसे, देखो रिएक्शन नंबर 1 एंड रिएक्शन नंबर, ये जो है रिएक्शन नंबर 3 बन जाएगी, ठीक है। रिएक्शन नंबर 3 बन जाएगी। अभी हमें क्या करना है? रिएक्शन नंबर 1 एंड रिएक्शन नंबर 3 को इस तरह से मिलाना है जिससे क्या मिले हमको? रिएक्शन नंबर स्टार मिले। रिएक्शन क्या मिले? स्टार रिएक्शन हमको मिले। कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले 1 रिएक्शन को देखो, लिख लेते हैं यहाँ पे
3 ग्रेफाइट प्लस O2 CO2, राइट। रिएक्शन नंबर 3 को इस तरह लिखो CO2 CO प्लस हाफ O2, राइट। ये क्लियर है आप लोग को। अभी यहाँ पे देखना इसके एंथैल्पी, फर्स्ट की एंथैल्पी कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। इसके एंथैल्पी है प्लस, उल्टी लिखी है, रिवर्स किए तो 283 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अभी इसका हम लोग समेशन करें तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्लियरली हमको दिख रहा है कि यहाँ पे चीज़ें क्रॉस हो सकती है। क्या क्या क्रॉस हो सकता है, देखो CO2 सी ग्रेफाइट है, यहाँ पे कुछ नहीं, सी ग्रेफाइट, यहाँ पे O2 है, ये भी क्या है, ये भी, इसको भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्या करना है, CO2 यहाँ पे उस साइड, CO2 यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं O2 यहाँ पे क्या है, O2 इस साइड है, O2 इस साइड कैसा है 1 मोल, यहाँ पे कैसा है हाफ मोल, तो बचा कितना, O2 कितना बचा रिएक्टेंट साइड, देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा C बचा, ठीक है। ग्रेफाइट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे C बचा, O2 में से क्या कर दो, हाफ O2 निकाल दो, 1 मोल से हाफ मोल निकाल दो, क्या बनेगा, हाफ O2 बन जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट में साइड में क्या बना, CO2 चला गया, बचा क्या है, सिर्फ CO बचा है, CO। तो ये रिएक्शन को मिल गई। ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन वही स्टार रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, वही स्टार रिएक्शन। तो इनका हम लोग समेशन करेंगे एंथैल्पी का, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इस रिएक्शन की एंथैल्पी फाइनलाइज मिल जाएगी। तो इसकी जो एंथैल्पी फाइनलाइज मिली है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसकी बनती है -110.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, इसके एंथैल्पी हम लोग को मिल गई 110। तो जो हेस लॉ है, हेस लॉ क्या कर सकता है, हम लोग को इस तरह की इक्वेशन को समझने में मदद कर सकता है और करता है, राइट। आई होप क्लियर होगा। चलो हेस लॉ खत्म, नेक्स्ट चलते हैं एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन कंबशन एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसको बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन आपको जानते हैं, कोई चीज़ जल रही है, ठीक है। कंबशन रिएक्शन आप जानते हैं, कोई चीज़ जल रही है, इट्स अ कंबशन रिएक्शन। इसका सिंबल बनेगा ΔCH, ठीक है। यहाँ पे जो साइन नोट करते हैं, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर द कंबशन। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबशन रिएक्शन जैसे जनरली हम लोग कंबशन क्या करते हैं, हम लोग जैसे कुकिंग गैस होती है, ठीक है। कुकिंग गैस में जनरली होता है ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है कुकिंग गैस में। ब्यूटेन से क्या बन जाती है, CO2 बनती है एंड H2O जनरेट होती है, और साथ में क्या होती है, एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी पे हम लोग क्या बनाते हैं, खाना पकाते हैं। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में उसको एनर्जी क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है, ब्यूटेन होता है C4H10, C4H10 होता है, ठीक है। इससे बनेगा CO2 बनेगा एंड बनेगा H2। तो देखो कितना CO2 बनेगा, 4 CO2 बनेगा। और ऑक्सीजन भी यहाँ पे यूज़ होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो यूज़ होगी, और कितनी ऑक्सीजन यूज़ होगी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे O2, ठीक है। 4 CO2, H2 कितना बनेगा, 5 H2 बना देंगे,
ठीक है, कितना हो रहा है ये, डायरेक्ट लिख दूँ बे, ओके 13/2, ठीक है। 13/2 O2 क्या हो जाएंगे, मोल्स यूज होंगे जलाने के लिए, क्या जलाने के लिए, ब्यूटेन जलाने के लिए। तो हमारी जो सिलेंडर की गैस होती है, सिलेंडर की गैस जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बन सकता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होती है, रिएक्शन एंथैल्पी आती है, और रिएक्शन एंथैल्पी हम लोग क्या लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, और रिएक्शन एंथैल्पी हम लोग कंबशन एंथैल्पी के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटेन का क्या हो रहा है भैया, कंबशन हो रहा है ब्यूटेन का, और ब्यूटेन का कंबशन हो रहा है तो कंबशन एंथैल्पी ब्यूटेन की है -2658, इसकी वैल्यू है -2658 किलो जूल पर मोल। भाई माइनस क्यों पता होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो क्या हो जाएगी ये। तो दिस इज द कंबशन एंथैल्पी, सो इजी। सिमिलर कंबशन एंथैल्पी देखते हैं ग्लूकोज के लिए। सिमिलर कंबशन एंथैल्पी जो हम लोग देखते हैं ग्लूकोज के लिए देखते हैं, तो ग्लूकोज का फार्मूला पता होगा, C6H12O11 + O2, इससे क्या बनेगा, इससे भी CO2 बनता है, NH2 बनता है, ठीक है। और क्या हो जाएगी साथ में, एनर्जी बनेगी, राइट, एनर्जी बनेगी। इसको बैलेंस कर लो तो ये बन जाएगा 6CO2, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बैलेंस कहाँ करने बैठेंगे, 6CO2 6H2O, चलो हो गया बैलेंस ये तो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जब बर्न होता है, ग्लूकोज जब कंबशन होता है, ग्लूकोज का कंबशन होने के बाद जो कंबशन एंथैल्पी आती है ग्लूकोज की, वो होती है -28 समथिंग समथिंग, हाँ ये 08 -280 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो एक तो बात हमको क्लियर होगी क्या, कि हम लोग ने देखा कि जो एंथैल्पी किसकी है, ब्यूटेन की एंथैल्पी कितनी आ रही है, -2658, जब ब्यूटेन कंबशन होता है तो एनर्जी आ रही है -2658, और जब क्या होता है, ग्लूकोज बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है ग्लूकोज का, तब एनर्जी आ रही है -2802, यानी ग्लूकोज से एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी ज़्यादा आ रही है। पर अगर हम लोग बात करें तो ग्लूकोज जब कंबशन होता है तो ग्लूकोज कंबशन होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं, हर जितने भी एनिमल्स घूम रहे दुनिया में, सबके बॉडी में क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से मिलती है एनर्जी। मुझे बोलने के लिए, आपको चलने के लिए, घूमने के लिए, सबको जो एनर्जी आती है ग्लूकोज से आती है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में हर बार, हर सेकंड, माइक्रो सेकंड कंबशन ग्लूकोज का होता रहता है, और हमारी बॉडी को एनर्जी आती रहती है। लेकिन ग्लूकोज का कंबशन इतना इजीली नहीं होता हमारी बॉडी में, एक बहुत लंबी प्रोसीजर है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। हाँ हो, ये प्रोसीजर होती कुछ सेकंडों में ही है, लेकिन काफ़ी चेन होती है, उसके अंदर हमारे बॉडी के कुछ एंजाइम्स भी काम करते हैं, हमारे बॉडी के एंजाइम, जिसको ये कैसे काम करते हैं, बॉडी एंजाइम एज ए कैटालिस्ट काम करते हैं, कोई रिएक्शन कैटालिस्ट यूज करते हैं, उस तरह बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, बॉडी में हमको एनर्जी मिलती रहती है, ग्लूकोज है, मिलती रहेगी एनर्जी। ग्लूकोज ही नहीं, हमको एनर्जी अदर कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती है, फ्रुक्टोज, फल खा लो, फल में फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज भी टूटेगा तो हमको इस तरह की एनर्जी मिलेगी। आलू खा लो, आलू में स्टार्च होता है, आलू को बॉईल कर दो, ऑयल को बॉईल कर दोगे तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाएगा, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, यानी स्टार्च इज द पॉलीमर चेन। अगर आलू आप लोगे तो नॉर्मल आलू में स्टार्च होता है, स्टार्च यानी पॉलीमर चेन होती है, अगर हम लोग इसको बॉईल करते हैं पानी के अंदर तो पॉलीमर चेन क्या होती है, धीरे कहीं ना कहीं टूट जाती है। और वही जो बॉयल जो आलू होते हैं वो अगर खाते हैं तो उसका जो होता है टूटना बहुत ईजिली हो जाता है बॉडी में, और जब वो बॉयल आलू टूटते तो भी क्या मिल सकती है, एनर्जी। तो आलू में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो सकती है, लेकिन बॉयल खाओ तो, अगर हम लोग नॉर्मल आलू खा लेंगे, जैसे होता है ना वेफर्स वगैरह, चिप्स वगैरह खा ले, तो चिप्स में क्या होता है, बॉयल्स नहीं होते, वो चिप्स अगर खाते हैं तो बॉडी फैट बढ़ जाता है। भाई बॉयल आलू में बॉडी फैट बढ़ने के चांसेस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू चिप्स। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसकी जो होता है फार्मूला देख लो, डेल्टा ए एच स्टैंडर्ड, ठीक है। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
एंथैल्पी एटमाइजेशन विथ वेरी सिंपल थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एटमाइजेशन मतलब क्या करना है कि इतनी एंथैल्पी, अगर हम लोग किसी कंपाउंड तो नहीं, हम लोग किसी मॉलिक्यूल को देख जिससे क्या बन सकते हैं, एटम बन सकते हैं, एटम में फॉर्मेट हो सकते हैं। यानी सिंपली आप देखो तो कंपाउंड भी कंसिडर कर सकते हो कि जैसे हाइड्रोजन, सिंपल एक एग्जांपल होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, गैसेस हाइड्रोजन ये क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म है। दिस इज द मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस इज मॉलिक्यूल फॉर्म, दिस इज नॉट एटम। बट अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं इस हाइड्रोजन को एनर्जी देते हैं तो क्या बन सकता है, ये अपने सेपरेट एटम में सेपरेट क्या हो सकता है, सेपरेट आउट हो सकता है, सॉरी ये क्या हो सकता है, एनर्जी मिलती तो सेपरेट आउट हो सकता है। तो इस हाइड्रोजन को कितनी एनर्जी दी हम लोगों, तो ये एटम फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। दिस इज द मॉलिक्यूल फॉर्म एंड दिस इज द एटम फॉर्म, दिस इज द मॉलिक्यूल फॉर्म, दिस इज द एटम फॉर्म।